सीएम धामी ने आज महाराष्ट्र में भाजपा प्रत्याशी आशीष सेलर के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उत्तरांचल संघ द्वारा आयोजित स्नेह सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि महाअघाड़ी गठबंधन भ्रष्टाचार और घोटालों से लिप्त लोगों का संगठन है। महाराष्ट्र की जनता ये भी जान चुकी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा महाराष्ट्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों और जनता का उत्साह देखते हुए वो भाजपा की प्रचंड जीत के लिए आश्वस्त है। जहां आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विकास और समृद्धि की गारंटी वाली यहाँ महायुति की सरकार है, वहीं दूसरी ओर क्या है, कांग्रेसी जो महाअघाड़ी गैंग है वो केवल किस बात पर बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात है, उनके तुष्टीकरण की बात है, या ये कहिए कि अपने परिवार की बात वो कर रहे हैं। इन लोगों के सोच में कोई महाराष्ट्र का विकास नहीं है, देश का विकास नहीं है। इनकी सोच में केवल और केवल अपने परिवार तक इनकी सोच सीमित है। और ये महाअघाड़ी गैंग ने जो पिछली बार जो जनता के द्वारा यहाँ सरकार चुनी गई थी उसको धोखा देकर लूटा और फिर 2.5 साल तक महाराष्ट्र की जनता को भी लूटने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता को भी धोखे में रखने का काम किया। यही नहीं, इन्होंने अनेक योजनाएं जो उस समय में पूरी होनी चाहिए थी, उस समय में जिन पर विकास का काम होना चाहिए, उन विकास के कामों को भी रोकने का काम किया। चाहे मुंबई की मेट्रो योजना हो या बागमन पोर्ट के काम में इन्होंने लगातार अड़चन डालने का काम किया है। अटल सेतु जैसी महत्वपूर्ण योजना को भी इन्होंने विरोध किया। समृद्धि महामार्ग के निर्माण में कई अड़चनें इन्होंने डाल दी। और अब खबर रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में हमारी संवाददाता ऊखीमठ पहुंचे और आम लोगों से चुनाव को लेकर बातचीत की है। आप भी सुनिए। विधानसभा के उपचुनाव में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और अब हम इसी दौरान ऊखीमठ में आ गए हैं। ऊखीमठ की बात करें तो एक महत्वपूर्ण शहर है ये, और बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग भी रहते हैं। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, आसपास के जो गांव में रहते हैं, उनके लिए जो मेन बाजार है वो ऊखीमठ है। तो ऊखीमठ में हम आए हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक महिला ऐसा सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं जा रहे थे? वोट देने जाएंगे आप? क्या सोचा है आपने वोट देने के लिए? अब क्या सोच वोट देने जाए? वोट जी किसके बारे में सोच रहा है कि वोट इसको देना चाहिए? कुछ सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, बात देखेंगे। सोचेंगे। कामकाज सब अच्छे हो रहे हैं? हाँ, कामकाज अच्छे हो। जी जी, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से और भी लोग हैं यहाँ पर लगातार। आप देखिए, अगर आपको पूरा दिखाएं तो एक टाउन है और टाउन में एक अच्छा खासा पूरा बाजार है, और उसी बाजार में लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह का समय है और सुबह भी लोग लगातार आ रहे हैं। एक और यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ के जो हैं, यहाँ पर लगातार मैंने देखा है कि आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा भी कर रहे हैं। क्या आप भाजपा से जुड़े हुए हैं? पहले तो ये है सवाल। और दूसरा ये है कि अगर आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो फिर आप बीच में जा रहे होंगे, लोगों के वहाँ बातचीत कर रहे होंगे, तो कई सारे सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ रहे होंगे। मैं भाजपा से ही जुड़ा हुआ हूँ और लोग जो पूछ रहे हैं हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। और जैसे माने एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत समय से आ रहा था, मैं किसी भाजपा से ही पूछना चाहता था जो लगातार लोगों के बीच में जा रहा है। कांग्रेस जो है वो लगातार कई सारे सवाल खड़ी कर रही है, यात्रा को लेकर कर रही है, अन्य चीजों को लेकर कर रहे हैं, तो इसके जवाब तो आपको देना पड़ रहा होगा। लोग आप लोगों को जो है वो सवाल कर रहे होंगे कि भाई आपने यात्रा डाइवर्ट कर दी, आपने ये कर दिया, तो इनके जवाब दे रहे हैं क्या आप लोग? हम जवाब दे रहे हैं। जो यात्रा की बात है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और 2 बार के उनके कार्यकाल में उन्होंने पहले ही पूरे जितने भी व्यवसायी लोग हैं, चाहे होटल वाले हैं, टेंट वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं या ढाबे वाले हैं, सबकी पहले बैठक करके प्रशासन के साथ तो एक समझौता करके, कभी ऐसी चीज नहीं हुई। अब के बार जो हुआ कि जो हमारी स्वर्गीय विधायक शैलरानी जावत जी थे, वो अस्वस्थ होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएं थोड़ी बहुत होती है। हम अगर खेती करते हैं तो खेत में हम अनाज बोते हैं, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। वैसे ही यात्रा जो है, इस टाइम 17 लाख के करीबन यात्रा आई है, यात्री आए हैं केदारनाथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का केदारनाथ पे फोकस है।
इस केदारनाथ विधानसभा के लिए 700 करोड़ की जो है उन्होंने घोषणा की, उसके शासनादेश हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो लगातार जा रही है फील्ड में और लगातार कह रही है कि घोषणाएं कर दी, लेकिन वो घोषणाएं जमीन पर नहीं आती हैं। इन चीजों को ऐसा है कि कांग्रेस के माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे हैं या उनके कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई है, जब कोई घोषणा होती है उसका शासनादेश होता है। ये जो 700 करोड़ की घोषणाएं हुई उसके शासनादेश हो चुके हैं। और अभी मैं देख रहा था उनका एक वीडियो कि वो जो जुआ बोल दो हॉल लगाना हमारे गढ़वाल में बोल रहे बुढ़िया बोल ना आपू सकूँ ना है कदम मोड़ दो, है ना। अंकल जी भी हमारे साथ है। अंकल जी, आप सुबह सुबह बाजार में आ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे एरिया में चुनाव चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप वोट देने जाएंगे? हम जरूर जाएंगे। वोट तो अधिकार है, वो वोट देना हमारे अधिकार है। वोट हम दे सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते हम किसको दें। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे आप? ये ऐसा वोट नहीं करेंगे हम। मुद्दे तो सोच रखे होंगे आपने? मुद्दे तो हमने सोचा, अपने दिल की बात हम नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजनीति है। राजनीति किसी को ऐसा, पार्टी को ऐसा नहीं बोलना है ये पार्टी खराब है, ये है, ऐसे नहीं। वो तो बहुत विरोध है। वो देख सकते हैं। अंकल जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र तो करीब है 60 नहीं 75 74 साल है। जी, आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं और जो कह रहे हैं कि वोट तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं कि किसे वोट देना है। एक और हमारे साथ, देखिए, इनसे ही पूछते हैं। सर, आपने क्या सोच रखा है वोट देने के लिए? मैं पूरे तो ये सोच रखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाऊं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाऊं। और बहुत अच्छे काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने। और मैं चाहता हूं हमारा प्रत्याशी जो आशा नौटियाला है वो बम्पर वोटों से जीते। भाजपा के कार्यकर्ता लग रहे हैं लगातार, क्योंकि इतनी भीड़ है यहाँ पर, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन भाजपा का कार्यकर्ता है, कौन आम लोग हैं। तो और लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, युवा भी आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, पास्ट के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि वो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता वैसे फिर उन्होंने कुछ करवाया हो, क्योंकि दिखता तो नहीं है। लेकिन हाँ, अभी वर्तमान परिस्थिति की चुनाव वर्तमान में हो रहा है, तो जो परिस्थितियां वर्तमान में है तो उसके हिसाब से तो बाई इलेक्शन है और बीजेपी की गवर्नमेंट ऑब्वियसली बीजेपी ज्यादा समय बचा भी नहीं है। अगर काम करवाना तो बीजेपी वालों को तो देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर आपको दिखाऊं तो भाजपा के बहुत झंडे लगे हुए हैं और आम लोगों के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत सारे। पता ही नहीं चल रहा है कि आम कौन है और भाजपा का कार्यकर्ता कौन है। पहले अब इन महिला से बात करते हैं। आप वोट देने जाएंगी और वोट देंगे तो किस मुद्दे पे आप वोट देने का सोच रही है? मैं जो हूँ, सबसे पहले नमस्कार। और जो है मैं इस मुद्दे पे वोट देने जा रही हूँ क्योंकि देश की विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का होना बहुत जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद और पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद। की महिला विंग की लग रही है भाजपा महिला? जी। और मैं चाहती हूँ कि जो है महिला को ही सपोर्ट करे और बहुत ज्यादा संख्या में जो है। तो कह रही है कि जो है भाजपा यहाँ पर काम ही नहीं करती है। आम लोग भी अगर कह रहे होंगे आप लोगों से कि काम नहीं करती। इससे पहले भी आपकी विधायक थी। सर, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी जो पूर्व विधायक थी श्रीमती सैला रानी रावत जी, मैं उनके साथ बराबर रही हूँ और उन्होंने यहाँ पे क्षेत्र में बहुत काम किया। आगे भी उनकी जो काम करने, मतलब वो अगर खत्म नहीं होती तो उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे करना था। तो इस वजह से जो है महिलाओं में ये है कि महिला को ही टिकट दिया तो बहुत लोगों का सपोर्ट है, महिलाओं का जो है बहुत सपोर्ट है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो यहाँ से जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा बोलते, तो कांग्रेस अपने कार्य को कभी नहीं बताते ना, क्योंकि वो बताने लायक उनके पास कुछ है ही नहीं। आप देखिए, अगर बात करें तो एक महिला यहाँ पर कैंडिडेट है भाजपा की तरफ से, और दूसरी बात करें तो दूसरी तरफ जो है वो मनोज रावत हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। महिला कार्यकर्ती हैं अगर बात करें भाजपा की, और सीधे तौर पर कह रही हैं कि पूर्व में विधायक के साथ थी, इस समय भी हूं, और वोट तो लगातार आम लोगों के बीच में जाके ये मांग ही रही है। एक और भाई है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाई जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव चल रहा है अगर इस चुनाव की बात? देखिए, मैं जो समर्थन है पूरा मत मेरा बीजेपी की तरफ है। कारण ये है कि मैं विगत 14 सालों से बाहर काम कर रहा हूँ। 2009 में मैंने फार्मेसी कर ली थी, कोई रोजगार नहीं। मेरा घर पहाड़ में है, मैं भटक रहा हूँ, कभी बम्बई, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी कहीं। अभी मुझे स्वरोजगार मिला है MSY के थ्रू। मेरा खुद का मेडिकल का काम हो गया। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अपनी माता के साथ हूँ, यही खुशी है।
नहीं तो आपको आसानी से मिल गया कि जो कि मेहनत करनी पड़ी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है रोजगार तो है ही नहीं बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे रोजगार मिला है, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में दवाइयों का काम है, आगे जाके चमोली में भी होगा। एक और भाई हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई आप अभी क्या काम करते हैं और आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? वैसे तो मैं अभी एडवोकेट हूँ देहरादून में, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ का जो माहौल है इस समय अभी भाजपा के ही पक्ष में है, क्योंकि अभी जो इस समय सरकार है भाजपा की है। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के जो विधायक भाजपा के ही अगर चुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि ये भी सरकार इस समय भाजपा की है। और जो यहाँ के जो विकास कार्य होंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकाल में हो पाएंगे। हो रहे विकास कार्य आपको क्या लगता है? अभी हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और जैसे कि मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो एक आयुष्मान योजना जो चलाई थी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल कमजोर वर्ग के भी हैं, वो नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल अगर बात करें यहाँ पर, जैसे रुद्रप्रयाग की बात कर लें तो वहाँ यूज हो रहा है या आयुष्मान? बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर हम जाएंगे तो हम उसका यूज करेंगे, क्यों नहीं। अब जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं है वो नहीं जा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को हमको ये बतानी पड़ेगी कि आयुष्मान योजना है, ये हमें कैसे यूज करना है, इसका कैसा वो उसका यूज होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशी लगातार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आम लोगों के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल पूरी विधानसभा के गांव-गांव में जा रही हैं और आम लोगों से मुलाकात करके अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। आशा नोटियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। सभा का उपचुनाव आगे बढ़ रहा है और 23 तारीख को जाएगा कि आखिर यहां से कौन जीता है आगे। हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी हैं जो लगातार ग्राउंड में गांव-गांव में जाकर मिल रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और बता रही हैं उनसे कि क्यों वो जो लोग हैं वो उन्हें वोट दें। हमारे साथ हैं अभी आशा नोटियाल जी, उनसे ही बात करते हैं। मैम, पहले तो आप अभी तक कितने गाँव में चली गई हैं और सबसे पहली बात गाँव में जाके आप क्या बोल रही हैं, क्या जनता से आप वायदे कर रही हैं? देखिए, मैं 50% से अधिक गाँव में घूम गई हूँ, जा रही हूँ, लोगों का जन समर्थन लेने के लिए जा रही हूँ। और जहाँ भी गांव में जा रही हूँ भारी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक और इससे भी ज्यादा थी, अभी कुछ अपने काम के लिए चले गए। इतनी भारी संख्या में यहाँ मातृशक्ति, युवा, वृद्ध सब इस अभियान में चल रहे हैं और हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और बहुत उत्साह के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों को लेकर, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के कामों को लेकर जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी जन समर्थन यहाँ से दे रहे हैं। दीदी, आप सबसे पहले जब मिल रही होंगी तो कुछ तो वायदे कर रही होंगी कि मैं ये करूंगी, क्योंकि अगर गाँव की बात करें तो गाँव वालों की ज्यादा बड़ी मांगे नहीं रहती हैं, बहुत छोटी छोटी रहती हैं और वो अपने विधायक से ये चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें कम से कम वो पूरा कर दें। तो अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या ये मांगे रख रहे हैं, किन चीजों को बोल रही हैं आप कि हाँ मैं इनको पूरा करूंगी जरूर? देखिए, यहाँ पर पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की विधायक बहन शैला रानी थी और उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ इस विधानसभा में किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम विधानसभा में किए हैं। उन कामों को जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटे कहीं पे पेयजल भी है, कहीं पे महिला मंगल दलों को सामग्री देने की बात है, तो ये सारी बातें जहाँ सड़क हैं, सड़क के लिए हम बोल रहे हैं कि सड़कें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अगस्त मुनि में आकर के 750 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है और उसमें उन्होंने जो भी लोगों की मांग थी, जिन सड़कों की मांग थी, जिन योजनाओं की मांग थी, उन सभी के जीओ भी जारी कर दिए, शासनादेश निकाल दिए। अब हमको मिलके वो आगे बढ़ाना है। पूछने वाला था आपसे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब तक विधायक नहीं मिलता है मैं यहाँ का विधायक हूँ आम जनता से। आप अगर जीत के आती हैं तो क्या दो विधायक दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, आम लोगों को मिलकर जो है उनका जो भी उनकी मांगे होंगी उनको आगे लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल। उन्होंने जब से हमारी दीदी शैला रानी जी का निधन हुआ, उन्होंने तुरंत ये कहा कि केदारनाथ की जनता अपने को ये न समझे कि अब हमारा इस बीच कौन है। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं केदारनाथ के विधायक के रूप में भी काम करूंगा और
उन्होंने उसके एक विधायक से भी बढ़ के उन्होंने यहाँ काम किए हैं। 7.5 करोड़ की योजनाएं उन्होंने 750 करोड़ की योजनाएं उन्होंने इस विधानसभा में स्वीकृत की हैं, जिनके शासनादेश जारी हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो केदारनाथ में 31 जुलाई को आपदा आई थी, उस आपदा में जो हमारे भाई व्यवसायी प्रभावित हो गए थे, चाहे वो डंडी कंडी, घोड़े खच्चर, दुकान, ढाबा, टेंट, केदारपुरी के लोग, सारे जो भी उसमें शामिल थे यात्रा में, उन सबको ढाढ़स बंधाने का काम किया और तुरंत उनके लिए उनका जो भी नुकसान उसमें हुआ था, उनको 10 करोड़ की धनराशि दे करके उन व्यवसायों की मदद के लिए वो आगे आए हैं और निरंतर अभी भी जो रह गए हैं उनकी मदद के लिए निरंतर काम हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने एक विधायक से भी बढ़ के काम किया है यहाँ। आशा नौटियाल जी जो लगातार गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं और जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो 2 विधायक यानी कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, आप मुझे अपना विधायक मानिए और उनके साथ मिलकर मैं भी आगे बढ़ूंगी। मेरे सहयोगी राहुल के साथ केदारनाथ विधानसभा सच बेधड़क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव करने से भाग रही है, इसलिए लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। सरकार चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। दिसंबर तक निकाय चुनाव करा दिया जाएगा। सरकार लगातार निकाय चुनाव से भाग रही है क्योंकि हार का डर सता रहा है, इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल दिया, अब फिर अध्यादेश की तैयारी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई निकाय चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक ही तो जीतेगा। अगर मेयर बनना है, अगर एक वार्ड में पार्षद बनना है, एक ही पार्षद बनेगा। वो कांग्रेस का भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है या कोई इंडिपेंडेंट भी बन सकता है। आप डर हमने पहले भी कहा था, मैं आज से बोल रहा हूँ, दिसंबर में हम अपने निकाय चुनाव संपन्न कराएंगे, क्योंकि जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं वो विषय ये है कि हमारे यहाँ हमने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि जो चुनाव होंगे वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। आरक्षण का विषय जो आप जानते हैं, जो हमारे एकल आयोग था, DS वर्मा साहब की अध्यक्षता में बना था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की, कैबिनेट ने उसको पास किया। अब उसको अध्यादेश की शक्ल में इसलिए लाना कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने विधानसभा का सत्र थोड़ा दूर है, तो उससे पहले अध्यादेश की फॉर्म में वो आएगा। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को प्रशिक्षण के लिए भेज चुका है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश के भीतर योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन। खबर चमोली जिले से है, जहां आज खेल मैदान गोपेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। आगामी 3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो तमाम खेल खेले जाएंगे। खेल मैदान गोपेश्वर में आयोजित खेल महाकुंभ का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, पर उनको मंच नहीं मिलता था आज तक। जो मंच मिल रहा, जो खेल महाकुंभ हो रहा है, ये खंडा स्तरीय पर,
इसके लिए मैं विभाग को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़े और खेल में अपने नाम को आगे बढ़ा रहे। चमोली जिले का नाम आज देश के अग्रणी क्षेत्र में आता है, चाहे मानसी नेगी हो, चाहे परमजीत बिष्ट हो, चाहे तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े। हमारे पीटीआई सर का नाम श्री गोपाल बिष्ट सर जी है। वो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस कराते रहते हैं। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि मैं आगे खेल पाऊंगी। वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं और मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि मैं आगे के लिए खेल सकती हूँ और मैं कर सकती। और खबर चमोली से है, जहां पर भोटिया पड़ाव बडूबगढ़ में प्रथम जनजातीय समागम का आयोजन किया गया। अपनी विरासत को संजोए रखने के उद्देश्य से आयोजित इस जनजातीय समागम में सीमांत क्षेत्र में रहने वाले भोटिया जनजाति के लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नीति घाटी के विभिन्न महिला दलों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जैसे अभी भू कानून को लेके, मूल निवास को लेके जितनी दिक्कतें आ रही है, ये सबसे ज़्यादा हमारे समाज पर असर पड़ रहा है। जो बॉर्डर रोड पे हैं, जिनकी ज़मीनें कट रही हैं, और यहाँ पे क्या है, हर कोई आदमी अपने काम में लगा हुआ है। किसी को किसी चीज़ को लेके मतलब इतना आदमी बिजी है कि कुछ काम अपने समाज के काम को लेके, अपने गांव के काम को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, इसलिए ये जो समागम हुआ है, ये बॉर्डर रोड पे जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जितने भी गांव हैं, ये सारे इकट्ठे होकर, चाहे नीति बॉर्डर के हैं, चाहे मोना बॉर्डर के हैं, ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना उद्देश्य नहीं है। ये हमारी नीतियां बनेंगी इसमें कि हम लोगों के शिक्षा से लेकर, हम लोगों का रोजगार से लेकर, हम लोग के जो बेरोजगार लोग हैं, इनके किस तरीके से, और जो हमारी जमीनें कट रही हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में, मलारी क्षेत्र में, उनका मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन वो मुआवजा कब तक चलेगा? वो मुआवजा से हमारा पेट नहीं भरेगा। हम लोग को जमीन भी उपलब्ध कराई जाए उसके बदले में, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी। चमोली की गोपेश्वर नगर पालिका सभागार में रोशनी पोखरियाल की रचित जीवन की पगडंडियां पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध लेखक अमरनाथ अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जीवन की पगडंडियां पुस्तक की लेखिका रोशनी पोखरियाल ने बताया कि उन्हें लेखक का काफ़ी लेखन का शौक है। एक गृहिणी के रूप में लेखन का कार्य भले चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन मैंने पहाड़ के जीवन को अपने अनुभवों के आधार पर लिखने की कोशिश की है। अगर हम एक दूसरे का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे प्रेरणा मिलेगी उनको? अब यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार और महिला साहित्यकार हैं, हमसे ही कहते हैं कि आप लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो, लेकिन लिखो। जब तक नहीं लिखोगे आप कैसे काम करोगे? अब जैसे कोई महिला है, पहली बार रोटी बना रही, रोटी जलेगी, कच्ची होगी, पक्की होगी, हिंदुस्तान नक्शा होगा, अब वो रोटी बनाएगी नहीं तो कैसे बनेगी? आप अगर वो लिखोगे नहीं तो कैसे होगा? तो प्रेरणा की जरूरत है। और जो बड़े साहित्यकार है, अपने आप को तथाकथित बड़ा मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने से छोटे लघु साहित्यकारों को प्रोत्साहित करें, उनकी रचना को देखें, उनको। एक गृहिणी के नाते तो मैं सोचती हूँ कि इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसको घर को भी संभालना पड़ता है, अपना बाहर भी संभालना पड़ता है। और जहाँ तक मेरी बात है तो गुरुजनों के आशीर्वाद और आप सभी गुरुजनों और मेरे जो सहयोगी हैं, रचनाकार हैं, उनसे मैंने सीखा है और इस तरीके से मैंने लिखना शुरू किया। और आज मैं जीवन की पगडंडियां का विमोचन कार्यक्रम आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से और आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में यह